नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से यूजी, पीजी या बीएड, एमएड का कोई कोर्स कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई न कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। लास्ट क्लास में हमने लेवल ऑफ मेजरमेंट पढ़ा था, उसके पहले वाली क्लास में मेजरमेंट क्या है उसका कॉन्सेप्ट समझा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि मूल्यांकन का प्रत्यय क्या है, कि कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है, यानी मूल्यांकन क्या होता है। तो मेजरमेंट में क्या होता था, हम किसी घटना को या किसी वस्तु को हम कोई साइन दे देते थे, कोई संकेत, कोई अंक प्रदान करने की प्रक्रिया के रूप में देखते थे। लेकिन जब मूल्यांकन में हम बात करेंगे तो यहाँ पे किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति, समाज, ठीक है, इन सब को इंक्लूड कर लेंगे। इन सबको इंक्लूड करने के बाद कि इन सभी के लिए क्या अच्छा है या इन सबको मिला के क्या अच्छा है, इस चीज का फोकस करता है हमारा मूल्यांकन। मापन क्या होता था कि बस आकलन करके स्कोर दे देता था कि उसकी वांछनीयता क्या है, उसकी डिजायरेबिलिटी क्या है, हमें ये नहीं पता चलता था। लेकिन उस चीज का पता हमें यहाँ पर एवोल्यूशन में पता चल जाता है। तो इसलिए अगर कहा जाए तो मूल्यांकन का एक छोटा सा हिस्सा क्या है हमारा, मापन। अगर हम मापन कहें छोटा सा है तो ये पूरा क्या है, मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन का एक हिस्सा क्या है, मापन है। तो कहा जाए कि किसी वस्तु, घटना, गुण या विशेषता की हम क्या करते हैं कि उसकी डिजायरेबिलिटी यानी उसकी वांछनीयता क्या है, उसकी उपयोगिता, सीधे शब्दों में कहें कि वो उतना कितना उपयोगी है। जैसे कि अगर तुम्हारा स्कोर हम लें और तुमने 100 में 75 पाया, तो हम इस पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कि ये क्या उपयोगी है। या जैसे कई विश्वविद्यालयों के फॉर्म होते हैं, वहाँ पे मेरिट बेस एडमिशन होता है कि भाई 95 आया तभी एडमिशन होगा। तब वहां से अगर हम तुलना करेंगे तो क्या 75 वाला जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो यही चीज क्या होता है, मूल्यांकन सवाल उठाता है कि भाई डिजायरेबिलिटी उसकी है, वांछनीयता है या नहीं। यानी मापन क्या होता है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और उसी को जब हम बड़े स्तर पे लेके आते हैं तो हमारा निकल के आता है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन क्या होता है कि यह बताता है कि व्यक्ति या समाज के लिए क्या अच्छा है या दोनों के लिए क्या ज्यादा अच्छा है। तो भाई अगर कहेंगे व्यक्ति होता है, किसी न किसी समाज में रह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि दोनों के लिए या पर्टिकुलर किसी एक के लिए क्या अच्छा है। जब हम यहाँ फोकस करते हैं तो वो हमारा लेके आता है कॉन्सेप्ट मूल्यांकन, कि दोनों के लिए क्या वांछनीय है, दोनों के लिए क्या अच्छा है। एक डिफिनेशन की बात करते हैं एन.एम. डांडेकर की। डांडेकर जी ने कहा कि मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करने, सॉरी पूर्ति नहीं, प्राप्त करने की सीमा को ज्ञात करना, सीमा को ज्ञात करना के लिए उपयोग किया गया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। मतलब अगर देखा जाए, इन्होंने कहा कि मूल्यांकन क्या होता है कि छात्रों के का क्या होता है कि उनकी शैक्षिक उद्देश्यों को जो हमें प्राप्त करना है उसकी किस सीमा तक हमें ज्ञात किया गया है या उसकी उपयोगिता कितनी है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है कि जिससे हम जान पाए कि जो भी हम छात्रों को सिखा रहे हैं, जो भी हम समझा रहे हैं, जो भी हमारा उद्देश्य है वो कहाँ तक प्राप्त हो गया है, कितना पहुंचा है, कितना बाकी है। तो ये था मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट एन.एम. डांडेकर के अनुसार।
इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, अगर किसी को एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पता है तो बता देना कमेंट में, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन कमेंट में मैं एक चेंज कर दे रहा हूं, मैं यहाँ पे इंग्लिश में बताऊंगा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, आप लोग हिंदी में बताना। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी ने भी कुछ उद्देश्य बताए थे कि भाई कि मूल्यांकन क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसने कहा कि यह एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जो क्या देखती है, इन्होंने कहा कि ये एक सतत प्रक्रिया है और व्यवस्थित भी है। सतत का मतलब यहाँ पे है कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। व्यवस्थित मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से, भाई एक स्टेप के बाद हम एक स्टेप को फॉलो करेंगे, जो क्या देती है कि निर्धारित 3 चीजें देखती है। उन्होंने बताया कि पहला कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को, यानी जो हमने शैक्षिक उद्देश्य फिक्स किए हैं, ठीक है, हमारे जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं वो कहाँ तक प्राप्त हो चुके हैं, कितना हमने अचीव किया है। यानी पहली चीज देखते थे कि जो भी हमने निर्धारित किया है, हमारे जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं उनको हमने कहाँ तक पाया है, ठीक है। दूसरी चीज देखते थे कि कक्षा शिक्षण या कक्षा अधिगम में जो हो जा रहा है वो प्रभावशाली है या नहीं, कि कक्षा अधिगम जो दिया जा रहा है, कक्षा शिक्षण जो चल रहा है वो कितना प्रभावशाली है, बच्चों पे उसका इफेक्ट पड़ पा रहा है या नहीं, या बच्चे सिर्फ मूक श्रोता बने, शिक्षक आके लेक्चर दे के चला जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। यानी ये भी चेक करते थे कि टीचिंग एक इफेक्टिव रूप से की जा रही है या नहीं, दूसरा चीज था। और इसी क्रम में तीसरी चीज थी शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं, यानी जो भी हमारे शिक्षा के उद्देश्य थे, ठीक है, वो कितने अच्छे से पूर्ण हो रहे हैं या अच्छे से उनको टारगेट किया गया नहीं, यानी उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको अचीव करने की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। ये 3 टारगेट यानी इन्होंने बताया था एनसीईआरटी के थ्रू कि भाई मूल्यांकन का क्या कार्य है, कि भाई शैक्षिक उद्देश्यों को देखना कि भाई जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव थे वो कहाँ तक फुलफिल हो रहे हैं, फिर जो हमारी क्लासरूम लर्निंग है या हमारी जो क्लासरूम टीचिंग है वो इफेक्टिव है या नहीं, और या जो हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो हम किस तरीके से पा रहे हैं या वो पूर्ण हो पा रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि जो मूल्यांकन का आधुनिक कॉन्सेप्ट है, यानी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से देखता है मूल्यांकन को। ये तो पहले का कॉन्सेप्ट था कि हाँ ठीक है, आधुनिक जो चला आ रहा है मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट, तो इन्होंने कहा कि जो शिक्षा संस्थाएं होती हैं, यानी जो भी एजुकेशनल बॉडीज होती हैं, कि शिक्षा संस्थाओं का क्या कार्य है, कि भाई जो छात्र हैं, छात्रों को हमें क्या करना है, सीखने में हेल्प देनी है, कि भाई तुम सीख जाओ। तो ये क्या काम, इन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थाओं का काम है कि भाई छात्रों को सीखने में हेल्प करें, जिससे क्या हो कि उनके व्यवहारों में बदलाव आ सके, जो हम चाहते हैं कि भाई जिसको हम जो बनाना चाहते हैं, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो भविष्य में आगे जाके डॉक्टर बने, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बने, मतलब ये तो एग्जाम्पल हो गया। तो इन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में, कि शिक्षा संस्थाओं के द्वारा सीखने में जो हेल्प मिलेंगी इस पूरी प्रक्रिया में 3 चीजें हैं। ध्यान देना, 3 चीजें हमारे एनसीईआरटी ने भी बताई थी, तो थोड़े यहाँ पे उसके सिमिलर होंगे। कि पहला क्या होगा कि हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं, भाई हमारा कोई न कोई शिक्षण उद्देश्य है, ये पहला था। दूसरा हमारे पास था अधिगम क्रियाएं, और तीसरा हमारे पास था व्यवहार परिवर्तन। अब ये ऐसा होता है कि भाई हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है पहले, यानी ईडू ऑब्जेक्टिव लर्निंग
एक्टिविटीज और लास्ट में बिहेवियर मॉडिफिकेशन। या बिहेवियर चेंज। ये क्या था कि इसको इन्होंने एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में देखा कि भाई पहले हमें अपने शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है कि हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ये फिक्स करना है भाई अगर बच्चे को शिक्षा देनी है तो एटलीस्ट हमारे उद्देश्य तो फिक्स होने चाहिए। फिर हम क्या करेंगे कि लर्निंग एक्टिविटीज कराएंगे कि भाई शिक्षण कराएंगे हम कि भाई चलो तुम्हें दे दिया शिक्षण कराने के लिए, तो हम अपनी विधियां मेथड जो भी हमें यूज करना है अपने शिक्षण को कितना ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं उन सारी चीजों को हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे। और उसके बाद जब ये दोनों हो जाएंगे तब क्या दिखेगा, अगर व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये प्रक्रिया थी ये सक्सेसफुल हुई। अब अगर हम कहें कि स्टेप ऑफ मूल्यांकन के सोपान क्या है, यानी स्टेप्स ऑफ एवेल्युएशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसका भी प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या होता है इसके, एक मिनट मैं इसको ऊपर थोड़ा लिख देता हूं। प्रोसेस, तो इसमें जो हमारा पहला प्रोसेस होता है कि हम अपने उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। उद्देश्यों का निर्धारण करते समय हम इस चीज का ध्यान देंगे कि हम अपने सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के उद्देश्यों को हम निर्धारित करेंगे और विशिष्ट उद्देश्यों को भी हम परिभाषित भी करेंगे, उनकी डिफिनेशंस देंगे कि भाई ये हमने रखे हैं तो क्यों रखे हैं, और एक जनरल हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे कि जो सबके लिए होंगे। यानी हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, अपने उद्देश्यों का हम निर्धारण करेंगे जिसमें हमारे सामान्य और विशिष्ट दोनों आ जाएंगे। दूसरे में क्या करेंगे, हम अधिगम क्रियाओं का चयन करेंगे। अधिगम क्रियाओं का जब हम आयोजन करते हैं, चयन करेंगे, तो हम शिक्षण बिंदुओं का चयन करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उचित अधिगम क्रियाओं का आयोजन करेंगे। यानी जो हमारा दूसरा स्टेप है कि अधिगम क्रियाओं का चयन करना है कि भाई हमें कौन कौन सी एक्टिविटी कराना है, तो सबसे पहले हम अपना जो हमारा टीचिंग है उसके जो पॉइंट्स हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उन पॉइंट्स के लिए कौन सी टीचिंग अप्रोप्रिएट होगी या कौन सी ज्यादा उनके लिए उपयोगी होगी, उस पर्पज के लिए हमारे इस चीज का चयन करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, तीसरे में हम मूल्यांकन करेंगे। भाई दो चीज हो गई, अब हमें इनका मूल्यांकन करना है, देखना है कि ये किस तरीके से उपयोगी है। तो सबसे पहले हम व्यवहार परिवर्तन देखेंगे कि जो हम चाहते थे वो हुआ या नहीं हुआ। फिर हम क्या करेंगे, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, यानी जो भी हमें एविडेंस मिलेंगे उसके आधार पर हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। और फिर जो हमें परिणाम मिलेंगे, यानी जो भी हमें रिजल्ट मिला परिणाम के आधार पर हम पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक उसको हम फीडबैक के रूप में यूज करेंगे। यानी हमारे पास कुल 3 स्टेजेस हैं इसमें बात करें तो। सबसे पहले हम करेंगे उद्देश्यों का अपने फिक्स करेंगे, दूसरे में हम अपने लर्निंग एक्टिविटीज को सेलेक्ट कर लेंगे, और लास्ट में जब हम मूल्यांकन करेंगे तो उसमें हमें देखना होगा कि व्यवहार परिवर्तन हो रहा है या नहीं, और जो हुआ फिर हम देखेंगे कि प्राप्त साक्ष्य जो हमें एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर मूल्यांकन करेंगे। और फिर लास्ट में जो हमें रिजल्ट मिला है उसको हम क्या करेंगे, पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक के रूप में यूज करके मूल्यांकन को मजबूत करेंगे या उसको हम सुधार करेंगे। तो ये क्या थे, स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस यानी मूल्यांकन प्रक्रिया के ये सोपान थे। अब अगर हम इसके एम्स बता दें, इसके फायदे क्या हैं या उद्देश्य क्या हैं, तो क्या करता है ये कि छात्रों की वृद्धि और विकास को जांचने में ये सहायक होता है।
यानी जो बालक हैं उनकी ग्रोथ हम चेक कर सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको हम चेक करने में ये हेल्प है। ध्यान देना यहाँ पे हम मापन और मूल्यांकन दोनों को इंक्लूड करके बता रहे हैं, किसी एक को नहीं। तो मापन और मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं भाई, हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो हम स्टूडेंट्स की वृद्धि और विकास में सहायता करने के लिए, उनका ज्ञान यानी उनके नॉलेज को गेन कराने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। बैरियर्स क्या क्या आ रही हैं भाई, सीखने में क्या बाधाएं हैं उसको पता लगाने के लिए, उसको क्या होना है, सॉल्व भी करेंगे भाई। अगर हमें बैरियर्स पता चल रहे हैं तो उनको सॉल्व करने में भी हम इस चीजों का यूज कर सके हैं। बच्चों का क्या होगा कि हम लर्निंग के लिए मोटिवेट कर सकें, भाई तुम करो, कर सकते हो, यानी लर्निंग के लिए हम मोटिवेट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर उनको हम वर्गों में बांट सकते हैं कि भाई किसके अंदर, भाई बच्चों की अगर हम मेंटल एबिलिटी के आधार पर ही बांट दें तो बच्चे 3 प्रकार के साधारणतः होते हैं भाई, सामान्य, मंद और जीनियस, यानी श्रेष्ठ। 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। तो हमें जब पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है तो हम उसके हिसाब से टीचिंग मेथड्स का यूज कर सकते हैं ना, कि भाई तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, किसके लिए। अब पता चला कि सारे क्लास में श्रेष्ठ बच्चे हैं और हमें लग रहा है कि मध्यम स्तर के बच्चे हैं तो उस तरह की हम टीचिंग यूज कर रहे हैं, तो उनको पल्ले नहीं पड़ रहा है, उनको लग रहा है क्या बोरिंग क्लास है। कहीं इसका उल्टा हो जाए कि बच्चे मंद बैठे हैं, कि ज्यादातर बच्चे क्या है कि लो आईक्यू वाले हैं, और हम हाई लेवल की टीचिंग यूज कर दें तो भी वो बोरियत महसूस कर, उनको समझ नहीं आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाने, उसको जांचने के लिए भी हम मापन मूल्यांकन का यूज करते हैं। शैक्षिक मानकों का निर्धारण करने के लिए भी, यानी जो एजुकेशनल नॉर्म्स होते हैं वहां भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बहुत से क्षेत्र हैं, अगर किसी को और क्षेत्र समझ में आ रहा है, मैंने कुछ ही बताए हैं, है बहुत ज्यादा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है। अगली क्लास में हम क्या पढ़ा जाए, ब्लूम टैक्सोनॉमी पे डिस्कशन करेंगे। मापन मूल्यांकन कॉन्सेप्ट तो चलो क्लियर हो गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। और ये शुरुआत किया था ब्लूम ने, और ब्लूम इसमें अकेले नहीं थे, कई थे, उनके साथ सहयोगी थे और कई प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य बने। देखो हमने मूल्यांकन में देखा कि हर जगह हम शैक्षिक उद्देश्यों को जरूर निर्धारित कर रहे हैं, तो उसी पे बाद में फोकस होकर ये शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था ब्लूम ने। ब्लूम के बाद क्राथवेल आते हैं, क्राथवेल के बाद सिम्पसन्स आते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।